दोनों ने रिसेंटली मर्सिडीज भी ली है सी क्लास। तो फिर नेक्स्ट गाड़ी का कौन सा प्लान है? आपको क्या लगता है कि एक ब्रांड शुरू करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती होगी? आपने यही मर्सिडीज की गाड़ी क्यों चूज करी? ये रिक्वायरमेंट भी थी गाड़ी लेना हमारे लिए। ये कौन सी कि 70 लाख की गाड़ी रिक्वायरमेंट थी? और नीचे कमेंट आ रहा है ऐसी रिक्वायरमेंट भगवान सबको दे। आपका क्या जे वॉकिंग के साथ कोलैब आएगा या नहीं, या कब आएगा? खुद के घर वाले ही बोल रहे थे कि ये तुम क्या बना रहे हो। आप डिस्काउंट्स नहीं देते, जैसे बोलते कि यार इंडियंस को थोड़ा डिस्काउंट पसंद है। हमने धीरे धीरे अपना प्राइसिंग अब 3500 4000 है। ये ना बहुत जरूरी है कि जब तुम किसी से बात करो ना तो तुम ऐसे बात करो कि तुम बहुत बड़े हो। तो लोग वो 1.5 साल इनिशियल का नहीं देखते, और उस 1.5 साल में भी 8 महीने ऐसे थे हमने बिल्कुल ही पैसे नहीं बनाए। वो बूम आता है ना, वो तुम्हें भी नहीं पता कि कब होगा। तुमने बीच में ही छोड़ दिया और ये था कि अब अगले दिन ही वो तुम्हारा चांस था। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं ब्लू ऑरेंज के स्टोर में। वैसे ये ब्रांड पिछले 2 साल में स्टार्ट हुआ है। 22 साल के 2 लड़कों ने इस कंपनी की शुरुआत करी और अब ये साल में करोड़ों के क्लोथ्स बेचते हैं। इनफैक्ट 1 साल में इन्होंने मर्सिडीज भी ले ली। तो जानेंगे कि यार ये कैसी स्कीम है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर पाए हैं और कैसे आप भी अपना डिजाइनर ब्रांड शुरू कर सकते हैं। तो मोकम सिद्धांत, वेलकम टू स्टार्टअप ज्ञान। तो अभी जैसे कि ऑफकोर्स आपका ब्रांड काफी अच्छे स्टेज में, आप नया स्टोर भी खोल रहे हैं। दोनों ने रिसेंटली मर्सिडीज भी ली है सी क्लास। तो फिर नेक्स्ट गाड़ी का कौन सा प्लान है? जी वैगन? हाँ यार, जी वैगन के लिए तो काम कर रहे हैं। ये छोटे गोल होने, बट आपके ऐसे गोल रखते, मतलब जब शुरू भी किया था कि हम तो बहुत मटेरियलिस्टिक है यार। ये मुझे बहुत प्यार है। वो आई थिंक होना भी जरूरी है। देखो छोटे छोटा एक ना तुम टारगेट या एक सेट करो कि है ना तुम्हें ये लेना है, तो पाने के लिए क्या कर सकते, तुम्हें गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ये सब ये तो एक दिमाग को भी एक चैलेंज लगता है कि हाँ इसको कैसे क्रैक करेंगे। लोग यूजुअली ब्रांड्स काफी पहले कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, कहीं काम करते हैं, डिजाइनर हाउस में काम करते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। तो आपको कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आया कि यार हम कॉलेज से पास आउट हो गए, वो भी पैंडेमिक में, ऐसे कि आपने 2020 के एंड में शुरू किया, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि यार हम ब्रांड शुरू कर सकते हैं? और आपको कैसे पता चला कि यार अगर हम अभी शुरू भी करेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस हैं? नहीं ब्रो, हमारा ऐसा था कि एज अ बीइंग अ फैशन डिजाइनर हमारा ये ड्रीम था कि हमें एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो हमने अपना ब्रांड स्टार्ट हम दोनों ने डिसाइड किया, लाइक जब हम कॉलेज एंड करने वाले थे, लाइक थोड़ा 4th ईयर में थे, तब हम आपस में मिले थे और हम एक दूसरे की अपने आइडिएशन अच्छे लगे, यू नो दिस, ये भी इसी का भी यही एम है, मेरा भी वही एम है, और हम दोनों मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तब हमने लाइक डिसाइड किया हम एक साथ करते हैं ब्रांड, लाइक वी शुड मेक एक ब्रांड क्रिएट करते हैं। हाँ, और उस वक्त एक ये भी था कि शूज वर रियली पिकिंग अप, जॉर्डन, जीजीज, और क्योंकि हम पर्सनली वी वर इनटू इट, वी वांटेड टू वेयर द राइट स्नीकर, उसके साथ अ पर्टिकुलर टी शर्ट, एंड उस वक्त हमें वी कुडंट फाइंड प्रॉपर थिंग्स विच वी वांटेड टू वेयर। हमें खुद मार्केट में उस वक्त मिला नहीं, एंड वी डिड नॉट वांट टू जस्ट गो टू ज़ारा या H&M और बड़ी टी शर्ट ले ली वहाँ से। दिस वॉज द आइडिया कि ओके विल क्रिएट समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। और एक कॉन्फिडेंस होता है ना व्हेन यू वेयर इट योरसेल्फ, जब तुम खुद पहनना चाहते हो तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है ब्रो, पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस और हमें करना चाहिए। सो वी स्टार्टेड दिस विदाउट एनी प्लान बी। एक ही गोल था और यही था कि इसको ही हमें प्रॉपर करना है और इसी को हम विल मेक श्योर दैट इट सक्सीड्स। तो व्हेन यू हैव दैट माइंडसेट तो थिंग्स टेंड टू वर्क आउट। तो जैसे कि आपने बोला कि आपको एक बहुत बढ़िया इंसाइट मिल गई थी कि यार ये जॉर्डन स्नीकर्स ये सब का क्रेज इंडिया में बढ़ रहा है, बट उसके साथ जो आउटवेयर या आउटफिट चाहिए उसके ब्रांड्स नहीं इंडिया में। एंड ऑफ कोर्स जो ये सारे जूते खरीद रहे हैं उनको भी ऐसे सारे ब्रांड चाहिए होंगे। तो वहाँ पे आपने गैप देख के डिसाइड किया कि हम ये स्ट्रीटवेयर ब्रांड शुरू करते हैं। ऐसा था भी, बट ज़रूरी, जैसे स्ट्रीट वेयर तो एक मेजर पार्ट है स्ट्रीट वेयर में, यू नो शूज़, जॉर्डन शूज़, ये बहुत मेजर पार्ट है। बट हमारा ये था कि हमें एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो राइट नाउ इट्स बूमिंग, लाइक लोग इसे पसंद करें और लोग थोड़ा फील कर पाते हैं कि ओवर साइज क्लोथिंग तो बहुत इन है वो। तो दिस इज जस्ट वन पार्ट, ओवर साइज क्लोथिंग विद स्नीकर एंड ऑल। बट हमारा इनिशियली आइडिया था टू गो ग्लोबल और मेक क्रिएट अ legacy brand, to do all that shows run में, जो एक ड्रीम है, लाइक यू नो बीइंग इन द टॉप 3 ब्रांड इन द वर्ल्ड। वो हमारा ड्रीम है कि हम स्टार्ट करते हैं, लाइक वही हमारा। तो दिस इज द स्टेप 1। तो जो विजन है वो बहुत बड़ा है, बट इनिशियली द आइडिया इज कि ओके देयर इज अ मार्केट, एक चीज़ की मार्केट है, और जो लोग 20, 30, 40, 50 हज़ार तक खर्च रहे हैं जूतों पे, तो दे रियली वांट टू वेयर समथिंग उसके साथ।
तो एक टी शर्ट अगर बाहर से भी या किसी रीसेलर से कोई भी खरीदता है 10-12 हज़ार की, और हम भी ले रहे थे, मतलब वी वर दैट ऑडियंस, तो हमें ये था कि बिकॉज वी हैव टू मेक अ ब्रांड, हमें एक बड़ा ब्रांड बनाना है तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तो द विजन जो है उसका काफ़ी बड़ा है उस चीज़ से, जस्ट स्ट्रीट वेयर या सिर्फ इतने लोगों को केटर करने से इवेंचुअली हमें आगे बहुत ब्रांच आउट करना है ब्रांड को। ये बात ठीक है कि हमें कहीं से स्टार्ट करना था, तो हमने एक नीश पकड़ी और ऑब्वियसली अब एक्सपैंड कर रहे हैं हम उसी पे। ये फैशन डिजाइनिंग जब आपने चूज किया उसके पीछे भी पर्पस यही था कि हमको ये फैशन ब्रांड शुरू करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि इंडिया में यूजुअली लोग वही इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये 3-4 ऑप्शंस होते हैं। आप में भी पंजाब से तो वहाँ पे बिजनेस का भी ऑप्शन होता है, बट आपका फैशन चूज करना, क्या तब से आपने चूज करते वक्त ही आपका इवेंचुअल प्लान था कि हमें ब्रांड शुरू करना है तो इसलिए हम कॉलेज जाते हैं फैशन स्कूल? हाँ, आई फील किसी भी डिज़ाइन स्टूडेंट का जो भी वीडियो भी देख रहा होगा, यही एम होता है कि अगर मैंने डिज़ाइनिंग की है तो मुझे अपना लेबल स्टार्ट करना है, अपना ब्रांड स्टार्ट करना है। क्लैरिटी शुरू से थी कि हमें क्या करना है, बट ये था कि हमें इंडिविजुअली शुरू से ये था कि हम खुद से करेंगे। आई मेट मोकम, या वी मेट इन कॉलेज, तो वहाँ पे जब किसी के साथ आपका एम अलाइन हो रहा है तो एक ये अंडरस्टैंडिंग और होती है कि शायद हम किसी के साथ स्टार्ट करेंगे तो उस एम तक जल्दी पहुंच पाए। बाकी ये भी बहुत होता है कि जैसे कई लोग फैशन स्ट्रीम तब चूज कर लेते हैं ऐसे कि हमें क्या करें समझ में नहीं आता, पर हमारे में ऐसा था कि हम शुरू से पैशनेट थे। हम हमारे लाइक बैकग्राउंड में भी जैसे फैशन ब्रांड बातें होती रहती हैं, लाइक सर्कल ऐसा है, तो वी आर पैशनेट अबाउट दिस। तो बेसिकली ड्रीम काफी पहले से था, वो एग्जीक्यूट पिछले 2-3 साल में हुआ है। ड्रीम ओनली है, हमारा ड्रीम ही। ओवरऑल जैसा अगर हम फैशन में देखेंगे, इंडिया में एक स्पेसिफिक टाइप का फैशन चलता है जो कि मास मार्केट फैशन चलता है। अब मान लो कि रणवीर सिंह कुछ अलग कर रहे हैं या वो अलग कर रहे हैं, तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके वो सही ऑडियंस तक पहुंचाना, वो कितना बड़ा चैलेंज रहता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल चीज़ करते, ईजी होगा आपको 10 शर्ट 50 शर्ट बेचने में, बट डिफरेंट करके हाई प्राइस में बेचना वो कितना बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये वही सारी चीज़ें सेम उसी पे आ जाती हैं कि क्योंकि तुम किसी के साथ भी काम करोगे, या इवन ऑडियंस इनिशियली भी वो कहेगी कि इतना ही बड़ी टी शर्ट किसको बेच रहा है। खुद के घर वाले ही बोल रहे थे कि ये तुम क्या बना रहे हो, ये तो हम भी नहीं पहनेंगे, तो कहाँ है तुम्हारी ऑडियंस। हमें पता था कि ऑडियंस है, तो हमें रिजिड रहना है इस पे, क्योंकि अगर तुम मोल्ड हो जाओगे ना मार्केट के हिसाब से तो फिर तुम वही बन गए, सेम उसकी तरह बन गए। एंड अभी एक चीज़ आपने बोला कि आप डिस्काउंट्स नहीं देते या फिर आप रिटर्न्स नहीं करते हैं। हाँ, ये हम पहले नहीं करते थे क्योंकि पहले हम जैसे 2 ही लोग थे, तब हमसे लाइक कि हम प्रोडक्ट भी बहुत लिमिटेड हैं मतलब थे, और तब ऐसे होता था कि जो रिटर्न्स आते थे बहुत ही गंदी हालत में आते थे, हम मैनेज नहीं कर पाते थे। नाउ वी डू एक्सचेंजेस, नाउ देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, 5 दिन में इफ प्रोडक्ट एक्सचेंज वगैरह करते हैं, बट डिस्काउंटिंग या किसी भी टाइप का प्रमोशन हम नहीं करते। तो यूजुअली जैसे बोलते हैं कि यार इंडियंस को थोड़ा डिस्काउंट पसंद है यार, जब डिस्काउंट्स होते हैं तब लोग ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे जो भी ज़ारा H&M जब भी सीजन एंड सेल होता है सब जाके लेते हैं, तो वो आपको लगा नहीं कि यार हम कस्टमर बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतना आसान नहीं होगा। हम एक सेलिब्रेशन डिस्काउंट करते हैं, जैसे अगर जैसे हमारा स्टोर को 1 साल हो गया है तब हम, अगर ब्रांड को 1 साल हो गया तब हमने 2 डिस्काउंट किए हैं, लाइक ऐसे करके। तो ये बहुत, और ये भी बहुत रैंडम रहता है, तो इस चीज़ को भी समझने के लिए या ये पता करने के लिए कि अच्छा ब्लू ऑरेंज पे डिस्काउंट है, क्योंकि तब एड्स नहीं चलती या हम कुछ न्यूज़लेटर नहीं भेजते, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू फॉलो। तो वहाँ पे आई थिंक लॉयल ऑडियंस बनती है, क्योंकि वो बंदा हर 2-3 दिन में आपके पोस्ट या स्टोरीज देखता रहता है कि क्या पता कुछ आ जाए। तो उसी से पता चल रहा है। तो जब हमने स्टोर डिस्काउंट पे किया था, सिर्फ दिल्ली के लिए था और यहाँ पे बहुत लंबी क्यू लग गई थी। जब हम जीके में आए भी थे तो हमारा इतना ऊपर और छोटा सा ऐसे हमने बनाया, तो अभी मार्केट को भी नहीं पता था कि क्या है एग्जैक्टली। तो जब लाइन लगी ना, उसके बाद से ना एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द ब्रांड कि यहाँ पे लाइन लगी। तब हमने फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट किया था हमारे स्टोर का, तब हमने एक डिस्काउंट दिया था। हमारा सेल था रात के 12 बजे तक, और यहाँ पे रात तक लाइन लगी रही। ये बंद होता था, ओनली 4 people कैन एंटर, लाइक इट वाज ह्यूज लाइन। ऑफ कोर्स अभी आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन भी ट्राई कर रहे हो, बट जब आपने शुरू किया या अभी भी आपको पता कैसे चलता है कि यार ये डिज़ाइन चलेगा या नहीं चलेगा? इस पर रिसर्च होती है या पूरा इंट्यूशन बेस्ड ही होता है? यार इसका बहुत सिंपल आंसर ये है कि जो जिस बिजनेस में हम हैं, ये एक कमोडिटी नहीं है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। और
ये ना बहुत हिट एंड ट्रायल पे होता है। हम वही बनाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, बट उसका मतलब ये नहीं सबको अच्छा लगेगा। और हमारा एक और कॉन्सेप्ट है कि एक बार डिजाइन आ गया तो रीस्टॉक नहीं होता। रीस्टॉक नहीं होता मतलब? कुछ भी सोल्ड आउट हो जाता है, वो हम दोबारा ये, जैसे मान लो ये चीज सोल्ड आउट हो गई तो ये डिजाइन नहीं, दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये कलर है, ये दोबारा रीस्टॉक नहीं होगा, लिमिटेड है। और दूसरी चीज ये है कि हिट एंड ट्रायल का मैं जो बोल रहा था कि अभी भी कुछ डिजाइन हम बनाते हैं लोगों को बहुत पसंद आ जाते हैं, और कुछ डिजाइन बनाते हैं लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये हमारे लिए काम भी करती है और नहीं भी करती। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी टी शर्ट के लेट्स से 100 पीस बनाए, एकदम से सोल्ड आउट हो गए और लोग कह रहे हैं हमें और चाहिए, पर एक हमारा ब्रांड का ही थॉट है कि हम नहीं करेंगे रीस्टॉक। और कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं लोगों को नहीं पसंद आ रहे, पर अब वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो समझ है कि आप जो आपको पसंद है वो करते हो एंड फिर देखते हो कि यार ऑडियंस का क्या फीडबैक रहा है। प्रॉपर ई कॉमर्स नहीं है जहाँ पे हमारी कोई स्ट्रैटेजी है कि ये चल गया तो अब सिमिलर बना दो या ऐसे। अब वो डेटा साइंस वाली टीम नहीं है जो बैठ के देख रही है। क्योंकि बायर्स भी हमारे एज ग्रुप के ही हैं, लाइक यू नो, तो बहुत रिलेट हो जाता है उनमें। तो हमारा बहुत पर्सनल रहता है हमारे ब्रांड के साथ जो भी हम कर रहे हैं। हमने इनिशियली स्टार्ट किया था सिर्फ टेक्स्ट से। तो हमारा आइडिया था कि जो भी आप पहन रहे हो दैट इज योर वे ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप खुद बताना चाहते हो कि ठीक है आई एम लाइक दिस। तो जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था इट वाज वेरी टेक्स्ट हैवी। अगर अगर हम कुछ डिजाइन के पीपल रिलेट कर सके। अभी इसमें भी देयर इज अ लॉट ऑफ फॉन्ट, मतलब बहुत टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इवेंचुअली जब हमने सिर्फ इससे स्टार्ट किया था उसके बाद वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। सवाल ये भी आता है कि जब एक न्यू ब्रांड शुरू होता है तो वो अपना प्राइसिंग कैसे डिसाइड करे। ऑफ कोर्स मोस्टली सब चाहते हैं कि यार उनके भी ब्रांड्स के प्राइसिंग बहुत महंगे हो, बट वही है कि लोग खरीदने भी चाहिए। आप प्राइस तो कुछ भी सेट कर सकते हो, तो वो प्राइसिंग कैसे कोई फिगर आउट कर सकता है अपने ब्रांड के लिए? तो इसका ब्रांड पोजीशनिंग पे आ जाती है बात सारी। डू यू वांट टू, मतलब तुम्हें ब्रांड ऐसे पोजीशन करना है कि मेरा प्रीमियम है, लग्जरी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्राइस इट वैसे। या तुम्हें ऐसे करना है कि मुझे यूनिक्लो वाली ऑडियंस चाहिए, तो 1200-1300 800। तो हमें ये भी नहीं पता था, तो हमने बिल्कुल ही 1200 रुपये से स्टार्ट की थी टी शर्ट। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे ओवरहेड बढ़ा या लाइक लोगों ने और मतलब और एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, हमने धीरे धीरे अपना प्राइसिंग अब 3500-4000 है। तो अच्छा, तो आपने इनिशियली वो यूजुअली ब्रांड्स करते हैं उनका मार्कअप रहता है कि सारे खर्चे के बाद इतना हमें परसेंटेज बनाना है, तो वैसे आपने इनिशियली नहीं किया था? नहीं, पहले नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि पहले हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट देखे, हमारी क्वालिटी देखे। अच्छा। कि जो क्योंकि वी वर गिविंग प्रीमियम क्वालिटी, एक्सपीरियंस करे कैसा है, कैसा ब्रांड है। स्लोली पीपल गॉट ऑन, देन वी थॉट नाउ हमें ये छोड़ के हमें अपना। और प्राइस पॉइंट बढ़ाने का हमारा मेजरली अब यही रहा कि अब 2 स्टोर हैं। अच्छा। 15 पीपल आर वर्किंग। तो और चीजें जैसे जैसे बढ़ रही हैं तो हमें एक्सपेंस भी निकालना है उतना। तो टेंटेटिवली एक ब्रांड को कितना % मार्जिन रखना चाहिए? पीपल कीप इट 30 ऑल्सो, बट 30 से नीचे तो देन कुछ फायदा नहीं है। तो मिनिमम आप बोलो 30। 30-35 तो यू हैव टू कीप। बड़े ब्रांड्स जो हैं वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक चले जाते हैं। बड़े ब्रांड मतलब जो बिल्कुल हाइप बेस्ड या ऐसे लिमिटेड को। गुची वगैरह अगर 10 रुपए की चीज है तो वो 30 रुपए की बेचेंगे, या फिर वो मल्टीपल में चला जाता हूँ। फिर वो ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू आ जाती है उस पॉइंट पे। एंड ऑल्सो आपको यूजुअली क्या होता है ना कि कोई ब्रांड शुरू हाई प्राइस से करता है, उसका लो प्राइस कर देता है तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आपने ऐसे बोला कि लो प्राइस से आपने हाई प्राइस में शिफ्ट किया, तो उसमें तब भी कस्टमर आपके साथ थे या उसमें कोई दिक्कत, पुशबैक आया? हमने ऐसे जंप नहीं किया था 1300 से एकदम 4000 पे। हमारा जो 1300 प्राइस था, उसके बाद हमने स्लोली उसको 1800 किया, स्लोली 2000 किया, देन 2200 किया, स्लोली हमारा फिर स्टोर आया, then we to 2500 and then we also हमने उसके बाद हमारी क्वालिटी भी हमने और इंक्रीज की। तो उसको क्वालिटी और इंक्रीज करने के लिए और जैसे प्रिंटिंग और अच्छी हो रही है तो वो चीजें माइंड में रखते देन कैलकुलेशन के हिसाब से नाउ। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है तो हम कर रहे हैं। एक हमारा इंटेंशन इज ऑलवेज कि बेस्ट, जो भी बेस्ट है वही हम आगे दें लोगों को। तो बैकलैश तो ऑब्वियसली कुछ जिन्होंने बिल्कुल ही स्टार्टिंग में खरीदा था वो अब देखते हैं तो दे लाइक ये क्या है या ये कैसे है। तो कुछ लोगों को जस्टिफाइड अभी भी नहीं लगता है, बट दिस इज समथिंग majority of the people have accepted. A lot of people are actually like they are very, उनको अच्छा लगता है कि ठीक है ब्रांड ग्रो। हाँ, कि मतलब क्योंकि बहुत लोगों के साथ ना
उनका ब्रांड के साथ एक पर्सनल अटैच भी है कि हमने स्टार्टिंग से देखा था, अब देखो वो कहाँ है, हमने स्टार्टिंग से इनके साथ थे और अभी भी हमें इनके साथ बने रहना है यार। तो मोकम सिद्धांत, आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे GK2 में दुकान है, मुंबई में भी दुकान है, बट अगर कोई यंग डिज़ाइनर है वो शुरू करता है तो आपको क्या लगता है कि एक ब्रांड शुरू करने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लगती होगी? हम अपनी बता देते हैं, लाइक हमें कितना लगा था। हमने इनिशियली 3 लाख हमने स्पेंड किया था, और उसके बाद स्टार्ट करने पे लाइक फर्स्ट टू फर्स्ट हमने एज अ रेंटेड जगह ली, क्योंकि एनी डिज़ाइन स्टूडियो के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम करने की जगह चाहिए। बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है, बहुत लोग बहुत पैसा लगा के एकदम फुल लोन सारी चीज़ें एक साथ करके भी स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर ऐसी बात नहीं है कि कुछ बैकग्राउंड नहीं है या जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उतनी ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी हो जाता है। इट्स जस्ट तुम्हें खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए और कहाँ पैसा डालना है, यू शुड ऑल्सो नो। बहुत मेरे को एक चीज़ लगती है कि टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं कि 3, 4, 5 महीने कहते हैं इतना ही मैं देखूंगा, और इसके बाद क्या पता वो 6वें महीने में स्टार्ट हो जाता, या क्या पता अगले महीने में। और तो ये चीज़ है कि अपने आप को टाइम दो। हाँ, डेफिनेटली एक टाइम लाइन रखनी चाहिए कि इतने में तो मेरे को कुछ करके ही दिखाना है, पर बजट से ज़्यादा भी क्लैरिटी और टाइम, एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैसा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजन क्या है, उसमें क्या क्लैरिटी है। तो जितना पहले आप क्लैरिटी रखोगे उतना आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, क्योंकि अगर आप सब कुछ पैसे खर्च करने के बाद सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, उसमें तो फिर पैसा वेस्ट जाता ही रहेगा। क्योंकि ये हमने जो पैसे हमने स्पेंड किए थे, ये हमने ऐसे किया था कि हमें पता है कि हमें पैकेजिंग क्या करनी है, तो उसमें जाता है। हमें पता है कि जैसे हमने फैब्रिक लिया है उसमें कॉस्ट जाएगी, स्टिचिंग की कॉस्ट जाएगी, प्रिंटिंग की कॉस्ट जाएगी, ठीक है, उसके बाद वेबसाइट बनाने की कॉस्ट जाएगी, वो सब चीज़ें मिला के। तो धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट ना, अदरवाइज कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे यू कैन जस्ट पुट एनीथिंग, यू नो, मेक वन थिंग। इफ यू आर वेरी क्रिएटिव तो तुम कुछ भी वो कर सकते हो स्मॉल बजट में भी। आई थिंक एक वो अगर आपने अच्छी थोड़ी बहुत फॉलोइंग बना ली अपने काम करते टाइम, मतलब जब आप जॉब में हो या वहाँ, है ना कि आप जॉब में हो या कॉलेज में हो, तब से आपने थोड़ी फॉलोइंग बना ली, फिर आपने एक डिज़ाइन जैसे कि आपने दर्जी या कहीं पे जाके डिज़ाइन बना के फीडबैक लिया, 2-3 बार ऐसे ट्राई करके फिर देन आपने वो किया। बट ओवरऑल फंडा ये कि इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी एन इशू कि हाँ भाई पैसे कम है तो ब्रांड नहीं शुरू हो सकता है। हाँ, वो मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए कि पहले मैं पैसे इतने होंगे तो शुरू करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं से तुम शुरू कर लो पहले, क्योंकि एक फीडबैक मिलना लोगों से बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि आई थिंक शुरुआत में आप मैन्युफैक्चरिंग कहीं बाहर से करवाते होंगे एंड उनका भी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता होगा जो आई डोंट नो मे बी 100, 200, 500 जो भी है। तो आई एम अज्यूमिंग कि तब आप कम शर्ट्स बेचते होंगे, तो वहाँ पे फिर आपने उनको कन्विंस कैसे किया कम ऑर्डर्स में, या कैसे हुआ वो? ये ना बहुत ज़रूरी है कि जब तुम किसी से बात करो ना तो तुम ऐसे बात करो कि तुम बहुत बड़े हो, नहीं भी हो बट अंदर से वो होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ब्रांड भी स्टार्ट किया था ना, हमने पूरा हमारा जब हमने स्टार्ट किया ना पूरा 100% दिया था हमने, लाइक फोटोग्राफी एकदम लाइक यू नो कि प्रोफेशनल लगता था सब कुछ। हम इंस्टाग्राम ब्रांड नहीं लगना चाहते थे। नहीं तो बात ये थी, पैसे भी इतने नहीं थे तो सारी चीजें कर हम दो ही रहे थे। बट हम ऐसा दिखाना चाह रहे थे कि बहुत बड़ी टीम है। बाद में हमें ये भी पता चला कि जो पॉपअप्स हो रहे थे, बहुत सारे पॉपअप होते हैं और हमें पॉपअप्स बेसिकली इवेंट्स होते हैं जिसमें यू नो सारे एक कम्युनिटी के ब्रांड्स को बुलाते हैं या स्ट्रीट वेयर के, तो हमें वहां से इनवाइट नहीं आ रहा था। तो जब हमें पहला इनवाइट आया जो बेसिकली स्टोर के खुलने के बाद था, तो उन्होंने कहा कि हम इनवाइट नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था बहुत बड़ी टीम है। इट बैकफायर्ड आल्सो, बट ठीक है, जो हम दिखाना चाह रहे थे वैसा प्रेजेंट हुआ। जब इनिशियली हम गए तो हमें ये था कि हमें फैब्रिक खुद का बनवाना है, क्योंकि हमें मार्केट से रेडीमेड फैब्रिक नहीं लेना, बिकॉज हर कोई यूज कर रहा है वो। और फैब्रिक बनाने में जो MOQ है वो ज्यादा रहता है। तो हमने बेसिक वर्ड टू माउथ किया कि कहाँ बनता है फैब्रिक, किसी ने कहा लुधियाना, तो हम लुधियाना चले गए। लुधियाना जाके भी हमने कुछ रिसर्च नहीं की, हमने सिर्फ गूगल पे डाला फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, वहाँ पे जो सबसे बड़ा आया उसके पास चले गए। और उसके बाद जाके हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे ब्रांड है। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड कि इतने यंग बच्चे आए हैं और इतना बड़ा ब्रांड है इनका। तो उन्होंने कहा आपका क्या MOQ रहेगा, तो हमने कहा 50 टी-शर्ट। ये 2 महीने की बाद की बात है जब हम और देख रहे हैं। उसने कहा कि 50 टी-शर्ट का तो मैं आपको दूंगा नहीं कपड़ा। पर वहां से हमें थोड़ी और लीड्स मिली हमारे पहले फैब्रिक उठाने के लिए, जिसने हमारा थोड़ा बहुत कम उसमें कर दिया। अच्छा, बट आप बोल रहे कि अगर आप ढूंढेंगे तो कम MOQ है, एंड वो जो आप जिस टाइप का फैब्रिक चाहते थे उस फैब्रिक में भी कम MOQ वाले मिल जाएंगे। जिस टाइप का हम फैब्रिक चाहते थे ना, तब वो ऐसे होता है कि इसका बना कैसे सकते हो टी-शर्ट,
ऐसे कहते हैं ये तो इंडिया में चलेगा नहीं बिकॉज इट्स वेरी, ये बाहर बिकता है, यहाँ नहीं बिकता। बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आते, लोग काम करने के लिए, देने के लिए, ऐसा होता क्योंकि हमें ये था हम हैवी वेट टी शर्ट 230 240 GSM, अब वो हम किसी से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप एक्सपोर्ट करोगे, आपका बाहर का काम है। तो यहाँ की खुद की ऑडियंस, जो मैं कह रहा हूँ, जो पुशबैक मार्केट से ही तुम्हें मिलेगा इनिशियली, वहां पे इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं मुझे पता है ये मैं पहनूंगा तो और भी लोग पहनेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। जो MOQ की बात है कि बहुत सिंपल ट्रिक एक ये है कि बोल दो कि हम सैम्पलिंग करा रहे हैं, अप्रूव हो गया, पे कर रहे थे, लाइक जो कि बहुत थोड़ा वो ऑब्वियसली रेट ज्यादा रखेंगे, बट अभी रिसेंटली तो सबको पता चल गया है, बहुत ज्यादा एकदम से फ्लड आ गया है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड डूइंग कि हम आपका पूरा वर्टिकल कर देंगे। हाँ, वो आई थिंक अब ऐसा आ गया कि आप डिजाइन एड्स वेड्स मार्केटिंग देखो, बैकएंड हम पूरा संभाल लेंगे, सबको डिजाइनर बनना है। नहीं, ये वो टी शर्ट इतनी घूमती है ना मैन्युफैक्चरिंग में, वो दिखाते कि भाई ये आप ही का है ऐसे। नहीं, वो ये कहेंगे कि जब कहीं पे बहुत ज़्यादा सोना मिल रहा है तो जो बंदा शवल बेचता है वही पैसे कमाता है, कि सोना मिले ना मिले शवल वाला तो पैसे कमा लेगा। इंटरेस्टिंग। अब जैसे कि आजकल क्या है कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ब्रांड्स आ भी गए होंगे, तो एक हमेशा दिक्कत होती है कि आप चाहे कितने भी अच्छे डिज़ाइनर हो, पहले 100 पीस कैसे बेचेंगे, आपने कैसे बेचे, एंड ऑफ कोर्स बडिंग डिजाइनर्स को आप क्या एडवाइस देंगे कि यार पहले 100 या 1000 पीस कैसे कहाँ बेचे? लाइक जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, हमारी भी क्वांटिटी मतलब बहुत कम थी, तब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि पहले देखते कि हाउ पसंद कैसे आता है लोगों को। जैसे हमने सिद्धांत ने बताया पहले कि हमने 4 टी-शर्ट लॉन्च की थी, जो उस पर लिखा था हमने टेक्स्ट एज एक्सप्रेशन टी-शर्ट, लेट्स से कि जैसे हमारे जैसे पीपल विद फ्रेंड्स लिव लॉन्गर, ऐसे टेक्स्ट की पीपल जो रिलेट कर सके। तो बात यह है कि इसमें जो की होता है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो बात है कंसिस्टेंसी। अब मैंने 4 टी-शर्ट बनाई और इट इज आउट, लोग देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये 4 नहीं बिकी, क्या पता अगली 4 बिक जाएं, तो मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर पे वो पिक होना शुरू हो जाएगा। तो हम शुरू से कंसिस्टेंट बहुत थे। बट आपका क्या पहला 4 बिक गए थे या उसके बाद तो पहला 4 नहीं बिका था। हमारा जो प्रेजेंटेशन है इंस्टाग्राम पे भी, तो हमने कभी भी मॉडल्स बहुत यूज नहीं किए। इट वाज ऑलवेज अबाउट जस्ट द प्रोडक्ट। तो सिर्फ टी-शर्ट की फोटो है या सिर्फ फ्लोटिंग टी-शर्ट या टेक्स्ट देखो या वेरी जूम्ड इन पिक्चर ऑफ द टी-शर्ट टू शो द क्वालिटी। तो स्टार्टिंग से ही हमारा एम्फेसिस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सिर्फ प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा था। तो पहली 4 एकदम से नहीं पिकअप हुई ऑब्वियसली, तो तब वो कलर्स डल थे, फिर हमने कहा ठीक है थोड़ा ब्राइट कलर्स ट्राई करते हैं, फिर थोड़ा प्रिंट ट्राई करते तो ये सारी जो फीडबैक ऑडियंस ने दिया कि डल थे, आपको कैसे समझ आया? तो ऑडियंस ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे होने का फायदा ये है कि यू गेट इमीडिएट रिएक्शन। अगेन फिर और एक सवाल आता है कि इंस्टाग्राम में पहले आपके 1000 फॉलोअर कैसे बने, क्योंकि वो भी चैलेंज है। हाँ, तो हमारा हमने शुरू से पहले 3 महीने तो हमें मार्केटिंग के बारे में पता ही नहीं था कि कुछ एड्स करके भी कोई चीज़ होती है। तो जब हमने स्टार्ट किया ये, वी वर जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑडियंस, लोगों को बोल रहे थे फॉलो करो दोस्तों को, जो बेसिक चीज़ें हर कोई करता है। फिर हमने थोड़ी मार्केटिंग शुरू की जस्ट टू रीच आउट टू बिगर ऑडियंस। मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ हमने शुरू किया, हमने अपने क्रिएटर स्टार्ट किया। और उस वक्त भी हमारा जो टेक था ऑन द टाइप ऑफ एड जो हम चला रहे थे, उसके लिए हमें जो हमारी मार्केटिंग कर रहा था उस वक्त, उसने कहा ये चलेगा नहीं, आप नाइकी का देखो या प्यूमा का देखो, और वो ये टेक्स्ट लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो आप भी ऐसा ही करो। और हमें वो पसंद ही नहीं था। हाँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट में है ना, उस सेम चीज को करके आप उनसे बेटर तो कर नहीं सकते। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, बट समबडी फ्रॉम प्यूमा इंडिया केम मर्चेंडाइजिंग में, और वो कहता कि हम ब्लू ऑरेंज को बहुत इंस्पिरेशन लेके अब ऑटम विंटर में वी आर मेकिंग समथिंग वेरी सिमिलर टू तो हाँ, शिफ्ट हुआ वो भी। हाँ, इतना बड़ा ब्रांड, वो तो कितना फुल सर्कल हो गया। हाँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव फेथ अपने ऊपर। हाँ। कि जब मेरे को यही क्रिएटिव चलाना है या यही प्रोडक्ट दिखाना है जो मुझे पसंद आ रहा है, तो लोगों को भी पसंद आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू मेक अ टीम ऑल्सो, या कुछ लोग होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। मैं 4 साल से फेसबुक ऐड चला रहा हूँ, तूने जस्ट अभी ब्रांड शुरू किया है, तो मुझे ज्यादा नॉलेज है, तू मेरे से फीडबैक लेके अपनी ऐड चेंज कर। तो वहां से भी बहुत पुशबैक मिल जाता है कई बार कि मेरे को ये करना था पर अब मार्केट मुझे कह रही है कि मुझे ऐसे करना है, तो शायद मुझे चेंज करना पड़े। बट आपने नहीं किया हमने। तो अब इफ यू सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स हैव स्टार्टेड कॉपिंग आवर स्टाइल,
और हम ये नहीं कह रहे हमने इन्वेंट किया ये स्टाइल या ऐसे, बट एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, सो लोगों को लग रहा है ये हमारे डिजाइन है, हम जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, लो सी बीइंग कंसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कितने शर्ट्स के बाद हुआ कि ऐसा बोलो? आई थिंक थर्ड कलेक्शन पे। थर्ड कलेक्शन मतलब थर्ड शर्ट होता है या अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलना पड़ा। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? 3-4 शर्ट होते हैं क्या? पहले हमने 4 टी शर्टें निकाली, लाइक हम पहले ऐसे बोलते कि एक कलेक्शन निकाली, वो 4 टी शर्ट एक की थिंक के इंस्पायर होगा, उसके बाद अलग कलेक्शन होगी जो सेम सिमिलर कलर्स होंगे, थोड़ा समर्स में ब्राइट कलर्स होते हैं, वो एक कलेक्शन होता है। एक मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन था कि फैशन को आप किस तरह से देखते हो? मतलब इन द सेंस कि आजकल कुछ वो डैड बूट्स टाइप की चीज़ होती है, बिग रेड बूट्स शायद आपने देखी होंगी, जो कि काफ़ी वियर्ड दिखती है, बट अगेन वो भी बहुत महंगी बिकती है, उसकी भी डिमांड है काफ़ी। तो क्या फैशन कुछ भी हो सकता है कि मतलब जैसे आपने बोला कि आप एक डिज़ाइन सेंस देखते हो, कि एस्थेटिक देखते हो, वो सब ज़रूरी नहीं है कि आपको द ओनली गोल ऑफ फैशन इज कि आपको डिफरेंट लगना है फ्रॉम द क्राउड? ये बहुत पर्सनल सवाल है। फैशन अगर बहुत ब्रॉड टर्म पे, अगर मैं ट्रेंड्स पे, फैशन ट्रेंड पे चलता है, तो अभी जैसे चंकी बूट्स का ट्रेंड है, या ये ट्रेंड है कि मुझे अलग दिखना है कुछ भी पहन के, तो वो अभी चल रहा है। तो बट ट्रेंड ऐसे होता है कि आगे चला जाता है, तो वो चेंज हो जाएगा इवेंचुअली। बात ये आ जाती है कि आपको किस चीज़ को केटर करना है, आपको हर नए ट्रेंड को केटर करना है, या आपको एक ही कांस्टेंट बना के रखना है कि ये हमेशा ही फैशन में रहेगा, या ये एक चीज़ रहेगी हमेशा। तो उस चीज़ पे वर्किंग करनी ज़रूरी है पहले। तो बिग रेड बूट्स मिस्चिफ के, या फिर बहुत मोटे ईजीज, या चंकी स्नीकर्स, या बहुत बैगी पैंट्स, दीज आर थिंग्स विच पीपल वेयरिंग पहले भी, अभी ट्रेंड में तो हर कोई पहन रहा है। फैशन इज लाइक अ साइकिल, जो भी तुम देख रहे हो पहले हो चुका है, इट रिपीट्स। अभी जैसे लोग बैगी पहनते हैं, वो जो बेल बॉटम पहनते हैं, ये बहुत पहले का फैशन है। सो नाउ जब नया नया चलते हैं तो वो लोग रिपीट करते हैं जो पहले क्या चल रहा था। जो डिजाइनर होता है वो इंस्पिरेशन भी ले लेता है कि पहले क्या चल रहा था, उसको मैं नए वे में कैसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ऐसे होता है फैशन में। अब जब आपने शुरू किया इस फील्ड में बहुत ही कम प्लेयर्स थे या नहीं थे, एंड अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रीटवेयर ब्रांड इतने सारे आ रहे हैं और हर कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो आप क्या ऐसे टिप्स देंगे कि जो एक बडिंग डिज़ाइनर कि यार ये 2-3 चीज़ का अगर वो ध्यान रखें तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे? मेन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब कोई स्टार्ट करता है ब्रांड, वो ऐसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये ब्रांड ऐसे करता है, ये ब्रांड ऐसे करता है, बट वो इंस्पिरेशन स्टैंड वो ऐसे हो जाता है कि दे ट्राई टू रेप्लिकेट इट, मतलब एक सेम वैसा करने की कोशिश करते हैं। अगर एक ब्रांड ऐसा फोटोग्राफी करता है, ठीक है ना, वो वैसे ही सेम फोटोग्राफी करते हैं फिर। तो इससे ये कि ठीक है तुम इंस्पायर हो रहे हो कि ये ब्रांड ऐसा करता है, बट तुम्हें इसको रेप्लिकेट नहीं करना, तुम अपना क्या एफर्ट लगा सकते हो, वो तुम्हें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। एंड उस पर स्टिक करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि 2 बार किया नहीं चला, अरे चलो उसका तो वो चल रहा था वही सेम कर दो। वही बात है कि कंसिस्टेंसी दूसरी चीज़ आ जाती है। हम बहुत बारी बोलते हैं, बहुत ओवर यूज करते हैं वर्ड, बट बहुत इंपॉर्टेंट की है कि वर्ड ट्राई करना छोड़ो मत। और यही है कि इंस्पिरेशन लेनी एक अलग चीज़ है, किसी को रेप्लिकेट करना एक अलग चीज़ है। एक बार ही तुमने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया तो उसके बाद तुम डिपेंडेंट हो गए अब उस पर कि अभी अगला क्या करेगा तो मैं वो करूंगा। वो ये वही बात है कि आप किसी को कॉपी करके उससे बेहतर तो हो नहीं सकते, आप उसका सेकंड ग्रेड ही रहोगे। कॉपी से कर रहे हो तो फिर कैसे आगे निकलोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? बट कंसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे होता है कि पहले कुछ लॉन्च करके फिर बंदा उसका रिस्पॉन्स का वेट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। क्या पता अगला प्रोडक्ट तेरा बहुत अच्छा हो जाए, पीपल रियली लाइक योर प्रोडक्ट, तो पता नहीं चलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वही वो कि ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत है, बट वो रात कब होगी वो किसी को नहीं पता। इसका बिगेस्ट एग्जांपल मैं अपने उससे ही देता हूँ। हमें 1.5 साल लगा पहला स्टोर खोलने में, उसके बाद हमें 6 महीने लगे दूसरा स्टोर और अभी 4-5 महीने में ही अब हम तीसरा स्टोर भी प्लान कर रहे हैं। तो लोग वो 1.5 साल इनिशियल का नहीं देखते, और उस 1.5 साल में भी 8 महीने ऐसे थे हमने बिल्कुल ही पैसे नहीं बनाए, हार्डली हमारा रेंट जा रहा था, या हम लोगों को बस मिल रहे थे, लोगों को पता चल रहा था। वो बूम आता है ना, वो तुम्हें भी नहीं पता कि कब होगा, कब हो जाएगा, तो तुमने बीच में ही छोड़ दिया, और ये था कि अब अगले दिन ही वो तुम्हारा चांस था। अब इंस्टाग्राम की बात करिए, जैसे कि आपका जैसे कि बोला कि आप थोड़े बहुत जो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हो, और दूसरा इंस्टाग्राम की जो आपकी फॉलोइंग आई थिंक 80,000 फॉलोअर्स हैं, वहाँ से लॉयल ऑडियंस बनी। अब डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत लोग करते हैं, बट जो आपका जो लॉयल ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे बनी है, वो कनेक्ट कैसे बन पाया है? क्योंकि जैसे जब तक कनेक्ट नहीं बनेगा वो रिपीट बायर्स नहीं आएंगे ना।
तो कनेक्ट आपने कैसे डेवलप किया? और वही चैलेंज भी आता है ब्रांड को कि एक दो डिज़ाइंस तो आपने बढ़िया बना दिए, चल पड़े, बट क्योंकि जो डिज़ाइनर है वो कनेक्ट नहीं बना पाता ऑडियंस से, फिर वो फंस जाते हैं वहाँ। कनेक्ट इनिशियल हमारा कैच यही था कि जो भी हम लिख रहे हैं टी शर्ट पे, तो जैसे अभी मोकम ने दिखाया, तो कुछ स्टेटमेंट है जो बहुत लोग रिलेट कर गए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये क्या लिखा है मुझे चाहिए, और तुम्हें पता है कि लिमिटेड ही है, एक बार ही चला गया तो आएगा नहीं। तो ये आपने हमेशा बताया है अपने कम्युनिटी को इंस्टाग्राम में कि तो कुछ कुछ टी शर्ट ऐसी हैं अभी जो लोग रीसेल भी कर रहे हैं आगे, जो लोगों ने 3500 3000 में ली थी, और अब कोई भी हमसे डीएम पे पूछ लेता है, कोई मेरा फ्रेंड मुझे 5000 की बेच रहा है, मैं ले लूं क्या, आप वापस तो नहीं आएगी ये। तो ये आइडिया नहीं था हमारा, तो बट ऐसा हो गया है। कनेक्ट उसी चीज से बना हुआ है, वो हुक यही है कि ये चीज अभी पसंद आ रही है तो अभी ले लो, क्योंकि वापस आएगी। हाँ, आई थिंक जो आप बोल रहे हैं कि बेसिकली आपका जो ऑथेंटिक है कि आप ऑथेंटिक हो अपनी ऑडियंस के साथ, अपने डिज़ाइन के साथ, एंड वो लोग पहचान पा रहे हैं कि हाँ कि यहाँ से शुरू किया, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, वो आपके साथ जर्नी में इन्वॉल्व है पूरा। ऑफकोर्स 2 स्टोर हैं आपके, आप और स्टोर खोलने की कोशिश, मतलब स्टोर खोल ही रहे हो, बट ये स्टोर ऑफकोर्स बहुत एक्सपेंसिव अफेयर भी है, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपका जो पैशन है जो कि डिज़ाइनिंग से बहुत अलग है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, बड़ी टीम चाहिए, रेंट वेंट सब जाएगा। तो ये कोई स्टोर खोलने के एडवांटेजेस भी होते हैं, या क्यों स्टोर खोलने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, और डिज़ाइनर्स को क्या एडवांटेज मिलता है एक फिजिकल स्टोर में? एडवांटेज है लाइक एक फिजिकल फील मिल जाती है प्रोडक्ट की, कि अब बायर्स को पता चले कि प्रोडक्ट एक्चुअली दिखता कैसे है। मार्केटिंग तुम कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो सब दिख रहा है, डिजिटली सब दिख रहा है, बट एक फिजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदा पहने, फील करे, वो बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली आई थिंक आपके जैसे कि आप कपड़े बना रहे हो, तो वो ये कोई डिजिटल प्रोडक्ट तो है नहीं। लुक कैसा आएगा, बॉडी का ये कोई बहुत ओवर साइज, कई बहुत लार्ज साइज लाइक करते हैं, छोटा फिटेड भी लाइक करते हैं, तो फिजिकली वो जरूरी है काफी। फिजिकल प्रेजेंस होने से एक वैलिडेशन मिल जाती है ब्रांड को कि इंस्टाग्राम पेज नहीं है इनका, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, ऐसा नहीं आज है कल नहीं है। मोर स्टोर से मोर ऑडियंस भी केटर होती है, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें भी ये लग रहा था कि स्टोर से कितना ही बढ़ जाएगा, बट एक बहुत इंसाइटफुल ये है कि अब हमारा 50% रेवेन्यू इनिशियली जब हमने खोला था तो स्टोर से था। तो हमारा एकदम डबल हो गया था स्टोर खोलने के बाद, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया था, क्योंकि हमारा ये भी था हम एक्सचेंज भी नहीं करेंगे, तुम ट्राई भी नहीं कर सकते, तो एक वो हो जाता कि ठीक है मैं ट्राई करके ले लूँगा इंस्टेड ऑफ मैं मंगाऊंगा फिर पता नहीं वापस कैसे जाएगा। ये थोड़ा सा है इंडियन ऑडियंस। अब तो हमारा जो स्टोर खोलने का मोटिवेशन है वो बहुत अलग है, वो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा दिखाना है, या हमें कुछ नई चीज़ करनी है तो वो दिखाना है। एंड एक चीज़ जैसे कि ऑफकोर्स आप फैशन डिज़ाइन पढ़ी आपने, आपके काफ़ी दोस्त होंगे, एक तो ऑफकोर्स आपने तो ब्रांड शुरू कर दिया, बट ओवरऑल फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स और क्या क्या कर सकते हैं? यार फैशन डिज़ाइन इज़ अ वेरी ब्रॉड थिंग, तो कुछ एक्सपोर्ट हाउस में लग जाते हैं मर्चेंडाइजर की तरह, बहुत एम ये नहीं होता, बट एंड ऑफ द डे इफ कहीं पे यू आर अ फैशन डिज़ाइनर तो वो बहुत हेक्टिक जॉब है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इतने डिज़ाइन तो पंप करने ही है कुछ भी करके। तो हमें सर्टेन प्रोसेस सिखाया जाता है कि ये इंस्पिरेशन लेके कैसे एक ओरिजिनल डिज़ाइन बनता है, बट जॉब के प्रेशर में आके ना फिर वो चीज़ें वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कमर्शियल हो जाती है वो चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग कि तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ कि तुम्हें 50 डिज़ाइन निकालने हैं तो अब 4 रनवे देख लो और ये सेम करके निकाल दो। तो फैशन मतलब जैसे आपने बोला कि फैशन हाउसेस में चाहे वो उनके वहाँ पे डिज़ाइनर बन जाए या मर्चेंडाइजर बन जाए, इस टाइप से मर्चेंडाइजर भी हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इसका कुछ भी हो सकता है वो। जैसे मैं लोगों को जानता हूँ जो फैशन डिज़ाइनिंग करके अब इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं, बट फैशन डिज़ाइनिंग में अब वो भी डिपेंड करता है कि वो हाउस कितना अच्छा है, कि तुम बहुत बड़े फैशन लेवल पे लग गए, देन दे गिव यू ऑल द फ्रीडम ऑल्सो कि अपना टाइम लो और तुम्हें एक ही सीजन पे काम करना है और इतनी चीज़ें करनी है, तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड कि तुम्हें कहाँ पे। और पोजीशन डिपेंड करती है, तुम हेड डिजाइनर हो देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट अपने हिसाब से उस ब्रांड की आइडेंटिटी, तो वो डिफरेंट चीज होती है। हाँ, वो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर है, तो उसने से फैशन डिजाइनिंग की नहीं थी, वो आर्किटेक्ट था, ओके डीजे था, आर्किटेक्ट था, लाइक ब्रॉड थिंग। किसी को अगर किसी की डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जैसे वर्जिल वाज द डायरेक्टर फॉर लुई विटॉन, अच्छा, तो वो ब्रांड की डायरेक्शन डिसाइड कर रहा था, ओके, तो वो भी डिजाइनिंग का पार्ट हो जाता है, बट
it's a very broad thing. आई थिंक जो लेगेसी ब्रांड्स जैसे कि जो चाहे गुची हो, एलवी हो, शुरुआत उनके फाउंडर्स ने करी, बट इवेंचुअली फिर ये क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हाँ, जो कि एक्चुअल में इस स्केल में लेके आए। मतलब गुची जब उनकी डिज़ाइनर थी, वो एक सर्टन लेवल पे मे बी फ्रांस में पॉपुलर कर दिया होगा, बट वर्ल्ड वाइड लाने में ऑफकोर्स टाइम भी लगा एंड इतना रिसोर्सेज लग के वो क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी ऐसे ला पाए कि वो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर पाए। जो इनकी एडवांटेज ये है कि वो हिस्ट्री है जो उनके पास, हाँ। कितने पुराने ब्रांड्स हैं। तो गुची एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता ही होगा, करेक्ट। मोस्टली अगर ज़्यादातर फैशन से नहीं भी हो तब भी। हाँ। तो वो चीज़ बिल्ड करने में कुछ चीज़ ऐसे लगती है कि टाइम ही लगेगा, उसमें टाइम ही चाहिए तुम्हें, वो तुम खरीद नहीं सकते हो चीज़। आई थिंक वो आपने जो बात करी, कुछ लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, कुछ ट्रेंड बनाते हैं। ट्रेंड मतलब अगर आपको टाइमलेस डिज़ाइन बनाना है उसके लिए टाइम लगेगा ही। एंड वही जो आप पहली बात है कि अगर आप फंडिंग लेते हो, जो फंडिंग का साइकिल होता है 7 to 10 ईयर्स में एग्जिट देना होता है, तो आप फिर उस प्रेशर में रह जाओगे। बट अगर आपको टाइमलेस डिज़ाइन बनाना है, मे बी 10 ईयर्स आपका स्लो ग्रोथ हुआ, बट अभी हम लास्ट 10-20 ईयर्स में जैसे गुची हो गया, एलवी हो गया, इतने स्काई रॉकेट हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि 50-100 साल से वो लगे हुए हैं उसी में। पर ये तब जब लगे हुए थे तब बहुत कम ब्रांड्स थे। पर आज के टाइम पे कई ब्रांड ऐसे भी है कि बहुत ही बड़े हो गए कम पीरियड टाइम में। जैसे जैकमोस इज वन ब्रांड, वो बहुत बड़े हो गए बहुत कम, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजी पता चल गई है कि काम करना कैसे है। तो टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है तुम्हारे में कि ब्रांड कैसे बिल्ड करना है। वो जो पहले ब्रांड है उनको इतना टाइम लगा, दैट डजंट मीन कि हर एक ब्रांड को बड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, लाइक फोकस करो, स्टडी करो, देन यू कैन डू। वो सब पॉसिबल हो सकता है। बट वो हिस्ट्री तो टाइम के साथ ही बने। हाँ, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। जैसे हम इंजीनियर्स हैं, हमको पता है कि यार टॉप कुछ कॉलेजेस को छोड़ के वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई का उतना वैल्यू नहीं है, वो फॉर द सेक ऑफ डिग्री हम जाते हैं। बट आप जैसे फैशन में आपको क्या लगता है कि अगर किसी को लेबल शुरू करना है, उसको फैशन स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है? क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है? इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि तुम्हें टेक्निकल नॉलेज के बारे में पता चलेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जरूरी है अगर आपका विजन ये है कि आपको कुछ फैशन रिलेटेड कुछ बड़ा कुछ करना है। बाकी ऑफ कोर्स इफ यू नॉट इन, इतना जरूरी भी नहीं है। अगर आप बाद में भी आप धीरे धीरे काम करते रहोगे तुम्हें नॉलेज आती रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रांड है और लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैशन डिजाइन नहीं की बट वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं फैशन में। एंड सबका क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपका क्या जे वॉकिंग के साथ कोलैब आएगा या नहीं, या कब आएगा? ये बहुत ऑडियंस रिक्वेस्टेड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। नहीं यार, वी एक्चुअली उसे हमें खुद नहीं पता अभी, पर लेट्स सी कैसे होता है। अच्छा, तो मतलब आ भी सकता है। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने यही मर्सिडीज की गाड़ी क्यों चूज करी? पहली बार आपने मर्सिडीज क्यों चूज करी? ब्रो एक्चुअली नहीं तो हमें बीएम थी, पर उसका उस वक्त लेटेस्ट मॉडल आना था, तो जो हमें मिल रहा था वो आउटडेटेड था और ये लेटेस्ट थी। हमने ये ली। सो इंटीरियर वगैरह भी अच्छा है, अच्छा लगता है। तो अभी जैसे कि आपने ये सी क्लास ले ली है, तो अभी आपका आगे का फिर क्या प्लान? जैसे आपने बोला कि अब पोर्श लेंगे यार। हाँ, we want to buy bigger car लेंगे। बॉक्सटर या फिर नहीं, ये तो एक्चुअली गाड़ी का है नहीं ऐसा कुछ। इट वाज अ वेरी स्मॉल गोल। हमें ये था कि हमें पहले ब्रांड स्टार्टिंग से ही हम एक होता है ना, शौक होता है एक चीज की, ये तुम बात रिक्वायरमेंट करते भी हो। थी गाड़ी लेना हमारे लिए। तो एक ये कौन सी क्या रिक्वायरमेंट क्या थी इसमें? क्योंकि चलो इट्स फाइन। कि 70 लाख की गाड़ी रिक्वायरमेंट थी। और नीचे कमेंट आ रहा है, ऐसी रिक्वायरमेंट भगवान सबको दे, ऐसी रिक्वायरमेंट हमें भी घर पे दे, हम भी बोलेंगे। ये हमारा छोटा सा एक गोल था। जब हमने शुरू से कॉलेज में भी हम बात करते थे कि जब विल मेक समथिंग, कभी पैसे कमाएंगे तो एक गाड़ी अच्छी लेंगे। एक वो होता है गोल के बारे में तुम शुरू से बात करते हो, मे बी इट्स नॉट द मोस्ट सेंसिबल परचेज, बट लेके हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिली। सो वी जस्ट डिड इट फॉर आवरसेल्फ। एक अब बड़े गोल की तरफ काम करना है, तो इट वाज आई थिंक सेटिस्फैक्शन प्लस कॉन्फिडेंस दोनों आता है। जैसे कि हर कोई यंगस्टर्स स्पेशली सोचते हैं कि यार हम एक महंगी लग्जरी गाड़ी लेंगे, एंड आपने जैसे कि 24 साल में लिया, तो उसमें अब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके हम और बड़ी चीजें कर सकते हैं। छोटे छोटे गोल सेट करके वो जब अचीव करते हैं ना, तो यू ऑटोमेटिकली मेक योर गोल इवन बिगर। आप बोलने में पहले किसी को बोलो जी वैगन लेंगे, कहेंगे हाँ ले लेंगे। अब एक ले लिया तो कहते हैं फक ले लेंगे, तो कहेंगे हाँ भी हम। हाँ, इंटरेस्टिंगली जैसे कि आप बता रहे थे कि आप दोनों ने सेम ही गाड़ी ली है, नंबर भी सेम ही है बिल्कुल। कहीं पे भी जाते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ी सी चीज तो इट्स नाइस ब्रो। आई कांट जस्टिफाई दिस। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। इट्स अ गोल। और अब कभी मैं इसके लिए वो तो होऊंगा नहीं
कि मेरा पर्सनल गोल था, मैंने अचीव किया, आई एम वेरी हैप्पी, बट वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद। तो उसमें भी आपने ऐसे जैसे कि जो फाइनेंसेस का वो होता है कि जो आपने इन्फ्लुएंसर्स ये देख रहे हैं कि महंगी गाड़ी के लिए आपको इतनी सेविंग करनी है, इतना वो उस तरह से आपने देखा था, या इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल इमोशनल गोल कि भाई अगर उस हिसाब से देखे तो सेंसिबल नहीं बन रही थी उस वक्त, इतना वो नहीं था, इट डिड नॉट मेक ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेंस उस वक्त पे, बिकॉज वी वर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन स्टोर्स, जो भी चीजें थी। बट फिर हमने रियलाइज किया गाड़ी भाई एक ऐसी चीज है जो कभी फाइनेंशियली सेंस नहीं बनाएगी, स्पेशली व्हेन यू आर बाइंग समथिंग व्हिच इज अ लिटिल प्रीमियम। तो उसका वो कभी सही टाइम आएगा नहीं, और अभी हम एंजॉय कर सकते हैं, तो अभी हमने ले ली, मेन बात ये है। तो हमारा ये था कि इतने साल में हमें गाड़ी लेनी है, लाइक ये था कि 25 साल से होने से पहले गाड़ी लेनी है, तो मतलब ये तो लिटरली ड्रीम होता है, और वही है आपका ऐसा ही रहता है कि हम ड्रीम अचीव ही कर रहे हैं ऑन द प्रोसेस। living our dream, bro, with the brand, with everything which is happening right now, and touch wood, we are grateful. the public is extremely supportive. तो ऑफ कोर्स आपने 22 साल की उम्र में ये शुरू किया है ना, अभी 25 साल के हो, इस ईयर 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो होपफुली और आगे आप प्लान कर रहे हो कि और स्टोर्स खोलें और डिफरेंट चीज़ें भी खोलें, या मोस्टली आप क्लोथिंग पे ही फोकस करेंगे? नहीं, हम बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, बहुत कैटेगरीज में जा रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्लोथिंग में ही अगर देखा जाए तो बहुत स्कोप है। अभी टेक्निकली हमने सिर्फ टी शर्ट ही किया है प्रॉपर, अभी हम शर्ट पे भी नहीं गए, पैंट पे भी नहीं गए। तो ऑनसम, फुल ऑनसम, मतलब शूज से लेके, बॉटम से लेके, टी शर्ट से लेके, एनी एक्सेसरी से लेके, हेड, कुछ भी। आई थिंक वो जब वो अपना कुछ शोकेस टाइप की भी करते हैं फैशन हाउस, हाँ फैशन शो वो भी करना है। बट अभी तो हमारा गोल यही है कि हमारे जो नए स्टोर में कोई भी आए तो ऊपर से नीचे तक पूरा डेक्ड आउट होके जाए, किसी सारी चीजें उसे मिल जाए, घुसे तो वो सब कुछ लेके जाए, उसके बाद सब कुछ का लाइक चॉइस ऑप्शन हो। मोकम सिद्धांत, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ, इतना टाइम हमने स्पेंड किया। होपफुली जो आपने लर्निंग्स दी होंगी ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आई होगी, एंड होपफुली जैसा आप बोल रहे हो ब्रांड को और ग्रो करें, एंड जो आपका एक्चुअल विजन है कि एक ग्लोबल ब्रांड फ्रॉम इंडिया आप बना पाएँ, तो वो भी जल्द हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।